वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करती हूँ। परमपिता परमात्मा की करके स्तुति हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ, हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। से असीम अनुकंपा ईश्वर की आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। आदर, अभिनंदन, आभार। कंचन चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसना कॉलेज ऑफ लॉ, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, या कहें कि हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, इस उत्सव पर, या कहें कि महा उत्सव पर हम सब एक साथ मिलकर इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इस पावन अवसर पर हमारे आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हैं मिस सना फारूकी, जो सेंटर मैनेजर हैं वन स्टॉप सेंटर बिजनौर से। हमारी दूसरी गेस्ट हैं मिस समा परवीन, जो काउंसलर हैं। मैम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी में हमारे बीच हैं लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर परवेज अहमद खान सर, विधि विभाग के एचओडी प्रदीप राठौर सर, एमएसडब्ल्यू विभाग के प्राचार्य एचओडी गोपाल स्वरूप सर, और मेरे सभी कलीग सर, मैं आपका हृदय की गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जिस शुभ घड़ी का हमें बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का हम पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ गया है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम भारतीयों की परंपरा रही है, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, चरणों में वंदन करते हैं। तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम भी अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ,
फारूकी मैम से कहूंगी कि मैम आए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहें। प्लीज मैम। मैं रुशना फारूकी। हेलो। मैं रुशना फारूकी वन स्टॉप सेंटर से सेंटर एडमिन आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस चीज़ पे कि मुझे इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। मेरे आदरणीय सर, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस उपलक्ष्य पे ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक स्पेसिफिक एक डे नहीं है जो सिर्फ एक 8 मार्च के दिन मनाया जाएगा। 1 तारीख से 8 मार्च तक पूरा ही वीक जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम पे मनाया जाता है। हर दिन महिलाओं के दिन है, कोई एक स्पेसिफिक डे नहीं है कि हम इसी तौर पे या इस दिन या इस वीक में ही इंटरनेशनल डे मनाएंगे महिलाओं का। हर दिन महिलाओं के दिन है। और मैं इस बारे में आपसे आपको बताना चाहती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर जिसकी में मैं सेंटर हेड हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर महिला कल्याण विभाग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वो सभी हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है। किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा किसी महिला के लिए हुई है, यदि वह घरेलू हिंसा हो या कोई सी भी हिंसा हो, उसके लिए हम उसे 5 तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है वो जिलाधिकारी महोदय के अंतर्गत चलता है। हम उन्हें ही रिपोर्ट करते हैं। इस जनपद में 22 थाने हैं। उन 22 थानों से जितने भी केसेस आते हैं वो वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ 5 तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट है साइको सोशल काउंसलिंग, जिसके अंतर्गत हमारी काउंसलर मैम, मैं और हमारी टीम बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी पीड़ित महिला हमारे यहाँ आती है उनकी काउंसलिंग करवाते हैं और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उनकी विजिट करवाते हैं, 1 डेट देते हैं, 2 डेट देते हैं, उन्हें बुलाते हैं और फिर उनमें सामंजस्य बिठा के समझौता करवाते हैं। प्राथमिक उपचार जो सेकंड है, उसमें यदि मान के चलिए कोई महिला है, शोषित महिला है, घर में उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, शौहर से लड़ाई है, इन लॉज से लड़ाई है, जो भी है इस तरीके का, अगर वो इस स्थिति में हमारे यहाँ आती है तो हमारे यहाँ 3 जो हैं नर्सेज हैं, 3 नर्सेज हैं, वो उनका जो टेम्परेरी इलाज करती हैं, प्राथमिक उपचार उन्हें देती हैं, जिससे कि वो उनका बीपी, उनकी पल्स, ये सारी चीज़ें वो चेक करके उनको एक ट्रीटमेंट देती हैं जिससे वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, मतलब वो फैमिलियर हो जाएं, हमसे डिस्कस करने में उन्हें हेजिटेशन ना हो। और जो तीसरा है वो है टेम्परेरी शेल्टर। हमारे यहाँ 5 डेज का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। 5 दिन का शेल्टर आश्रय जिसे कहते हैं आश्रय, वो प्रोवाइड करते हैं कि यदि किसी महिला का मान के चलिएगा डोमेस्टिक वायलेंस से आई है या किसी भी प्रकरण से वो हिंसा से पीड़ित होकर हमारे यहाँ आई है, वो अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती, वापस अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना चाहती, तो उसको हम 5 डेज में उसको वहाँ पे हमारे यहाँ स्टे करवाएंगे, उसे रुकवाएंगे वहाँ पर और उसके जो इन लॉज हैं, उसकी जो फैमिली है, उन्हें बुला के उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनका समझौता कराएंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 5 दिन से ऊपर लगे हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। जल्दी से जल्दी ही उसका 5 दिन के अंदर उसका हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। एक और फैसिलिटीज है हमारे यहाँ, वो है रिपोर्टिंग चौकी। वन स्टॉप सेंटर की जहाँ बिल्डिंग है वहाँ की रिपोर्टिंग चौकी उसमें मर्ज कर दी गई है। वहाँ पे एक SI प्रोवाइड करी है और 12 कांस्टेबल है। वहाँ 12 कांस्टेबल 4-4 घंटे की ड्यूटी में
8 घंटे की ड्यूटी में 4 कांस्टेबल जो है वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं। यदि मान के चलिए कोई भी महिला किसी भी प्रकरण की हो, एसिड अटैक की हो, बलात्कार से पीड़ित हो, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हो, घरेलू हिंसा से, जो भी प्रकरण है, अगर उसकी किसी थाने में नहीं सुनी जाती, उसे भगा दिया जाता है बार बार, ठीक है, वो आती है, उसकी एफआईआर नहीं करी जाती, रिपोर्ट नहीं ली जाती है उसकी, तो उस टाइम पे जो हमारी रिपोर्टिंग चौकी है, जो वहाँ पे हमारे वन स्टॉप सेंटर में मर्ज है, वो उस टाइम पे उसकी हेल्प करेगी और उसको पूरी उसकी सहायता करेगी कि हाँ उसकी जो है वो एफआईआर करी जाए, उसकी कंप्लेंट दर्ज करी जाए। रिपोर्टिंग चौकी हमारे यहाँ इसलिए एस्टेब्लिश की गई है। ये वन स्टॉप सेंटर भी बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है। आप लोग आइएगा, कभी विजिट करिए, वहाँ पे आपको मैं बहुत सारे हैं पीड़िताएं वहाँ पे मौजूद होती हैं। जब आप आएंगे, वैसे ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि जब वहाँ पे कोई सर्वाइवर ना हो, हमेशा वहाँ पे एक ना एक सर्वाइवर रहती है। तो आप लोग जब आए तो विजिट करें, वहाँ पे देखें आप इस चीज़ को, क्योंकि इसमें लॉ के स्टूडेंट तो खैर नहीं होंगे, एमएसडब्ल्यू के सारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद होंगे, दोनों ही हैं। अच्छा, तो दोनों ही आइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। एविडेंस आप पढ़ेंगे, उसमें सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, ये तीनों जो भी प्रोसीजर, जितने भी कोर्ट हैं, प्रोसीजर लॉज जितने भी हैं, उसमें आपको उसकी नॉलेज होगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, आप लोग सभी सक्षम हैं, समझदार हैं, सब जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, एंड्रॉइड से, ठीक है। तो सभी को आपको ऑलमोस्ट नॉलेज होनी ही होगी, मुझे अंडरस्टैंड है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर जो है वो भारत सरकार ने प्रोवाइड करवाए हैं सभी महिलाओं के लिए। कुछ स्पेसिफिक नंबर है। मान के चलिए कोई स्टॉकिंग हो रही है, कोई आपका पीछा कर रहा है, उस टाइम पे आप किसको कॉल करेंगी? कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप देख रही हैं वहाँ पे उसकी हेल्प नहीं कर रहा, आप इसको फोन करेंगी। कोई बच्चा है, उससे लेबर करवाया जा रहा है, बैगिंग करवाई जा रही है, तो आप किसको कॉल करेंगी? डायरेक्ट आप अगर उनसे जाके बात करेंगी, जो उनसे ये काम करवा रहे हैं, तो वो आप पे एग्रेशन दिखाएंगे अपना, ठीक है। वो कहेंगे क्यों, आपसे क्या मतलब, आप कौन है, क्यों कह रही हैं आप? अगर आप वहां ना उन्हें वो करके कहीं और से सपोर्ट करेंगी तो उनकी सहायता जल्दी होगी और उन लोगों को वो मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग फिक्स हैं इस चीज के लिए, इस काम के लिए ही रखे गए हैं कि वो यही काम करेंगे। एक स्पेसिफिक नंबर है 1090, वुमेन पावर का नंबर है ये। यदि कोई डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला आपके आस पड़ोस में भी आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का कि हाँ इस महिला के साथ मार पिटाई, इसका हस्बैंड रोज करता है, इसकी सास रोज करती है, इसको मैं कैसे हेल्प करूं? अगर जाएंगे उसकी फैमिली में, वहां पे जाके बात करेंगे, आप लोग भी खिंचाव कराएंगे तो आपको भगा देंगे कि मेरे तो घर का मामला है, तुम कौन हो, ठीक है। तो उसमें आप एक स्पेसिफिक नंबर है 1090 पे कॉल करके वुमेन पावर का, तो उसमें आप हेल्प ले सकती हैं और उसकी सहायता इस तरीके से कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि इनडायरेक्ट हेल्प आप उसकी कर सकती हैं। एक नंबर है 181 नंबर महिला हेल्पलाइन, ये भी महिला हेल्पलाइन का नंबर है 181, बहुत पुराना चल रहा है ये, ठीक है। किसी की नॉलेज में होगा, किसी के में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 181 पे डायल करते हैं तो सीधी कॉल जो होती है वो ट्रांसफर होती है लखनऊ के बाद ट्रांसफर होने के बाद वो जो जिस डिस्ट्रिक्ट की वो महिला है उस डिस्ट्रिक्ट में वो फॉरवर्ड हो जाती है। तो वो जो फॉरवर्ड होती है उसमें वो टेली काउंसलर होती हैं जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट करती है, उनकी समझाती है, वहीं से वहीं समझौता करने की कोशिश करती है। अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो वो जो 181 की कॉल होती है वो हमारा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ट्रांसफर होती है, तो उनका सॉल्यूशन हम करवाते हैं, क्योंकि वो महिला डिस्ट्रिक्ट की ही होती है। ट्रैक करके नंबर पे कॉल करके समझ में आता है कि हाँ ये इस डिस्ट्रिक्ट की है, तो हम उसे बुला लेते हैं, समझा देते हैं। अगर नहीं हो पाता इस तरीके का तो हम रेस्क्यू करके वहाँ पे जाके वो सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। एक है 108 नंबर, ये तो आपको सबको पता होगा, 108 नंबर एम्बुलेंस का, ठीक है। और एक है 1076, ये भी महिला हेल्पलाइन का नंबर है। इसमें क्या फैसिलिटीज मिलती है? आप डायरेक्ट इसकी कॉल करेंगे 1076 पे आप कॉल करेंगे, सीधा जो है वो मुख्यमंत्री जी वाले जो उन्होंने हेल्प डेस्क बना रखी है उस पर जाकर वो कॉल लगती है और आपको तुरंत उस चीज की मतलब उसमें आपको सुरक्षा सहायता जो भी चीज चाहिए, जिस चीज से आप लोग मतलब कोई भी परेशान है तो उनको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड
कर सकती हैं। 112 नंबर तो आप लोग जानते होंगे, पहले 100 नंबर था, अब वो 112 हो गया है। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर पे हेल्प नहीं मिलती, 100 नंबर पे भी हेल्प मिलती है और 112 पे भी पुलिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, कोई भी बात है, कोई भी चीज है, पुलिस की सेवा आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। कोई स्टॉकिंग है, कुछ भी है, सारी चीजों में उसकी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। एक है 1098, ये नंबर है चाइल्ड लाइन का। चाइल्ड लाइन हमारे यहाँ बिजनौर में बैराज रोड पे इसका ऑफिस है, वहाँ पे हमारी एक स्पेसिफिक टीम है, वो सिर्फ चाइल्ड लाइन के लिए ही काम करती है। वो वुमेन्स के लिए मतलब 18 से ऊपर वालों के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ चाइल्ड लाइन के लिए काम करती है। अगर आप देखें बैगिंग वाले बच्चे देखते हैं आप, या फिर लेबर कर रहे हैं, बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है छोटे छोटे बच्चों से, तो उसके लिए आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसकी तुरंत रेस्क्यू टीम है, वो वहाँ पर आएगी और उस बच्चे को संरक्षित करेगी, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बहुत आप लोगों को ये सारे नंबर मैंने करवा दिए हैं, वैसे आप लोगों को उससे भी पता होगा। ठीक है, आप अपनी सहायता करें, औरों की भी करें। ठीक है, और बस मुझे थोड़ा कम वक्त है, इसलिए मैं बस अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपने डॉक्टर एम.ए. खान सर से कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आएं और हमारे विद्यार्थियों के साथ विचार साझा करें। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य, मुख्य अतिथि के तौर पर वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज काउंसिलर, मेरे साथी जूनियर मेंबर्स, मेरे विभाग के विभाग अध्यक्ष, साथियों और प्यारे बच्चों, आज का जो कार्यक्रम है आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वास्तव में संपूर्ण विश्व में इसको मनाया जा रहा है, भारत भी इसको मना रहा है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो महाविद्यालय भी इसको मना रहा है। लेकिन महाविद्यालय में ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष हो गया है। खासतौर से महाविद्यालय की जो छात्राएं बैठी हुई हैं, कुछ तो बातचीत में व्यस्त है, तो ध्यान दें, उनके लिए विशेष है। और विशेष इसलिए है कि अभी तक आप लोग ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका पढ़ के चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, इसका कहीं परिणाम भी दिखाई देता है, या जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका समाज के लिए प्रयोग भी कहीं होता है। ऐसा मेल शायद आपको देखने को नहीं मिलता है, और यह आज आपके लिए मौका है देखने के लिए कि जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं उसको उसका समाज में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जाता है, और कोई और नहीं, ये आप ही लोग होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आज आप हमारी ही एक छात्रा इस वन स्टॉप सेंटर, जो अपने आप में अनूठा प्रयास है सरकार की तरफ से, अपनी तरह का अकेला एक अलग तरह का नया प्रयास है जो अलग अलग तरीकों से आपकी मदद कर रहा है, और जो हम वैचारिक तौर पर संविधान में व्यवस्थाओं में देखते हैं उसको मूर्त रूप में आपके सामने ला करके खड़ा कर रहा है। उसकी इंचार्ज के तौर पर हमारी एक पूर्व छात्रा यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है।
मैं एक बात आप लोगों को भी प्रेरणा, और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है कि दुनिया में केवल पिता जो है वो अपने बच्चे की कामयाबी पर खुश होता है, और दूसरा व्यक्ति शिक्षक होता है, केवल शिक्षक होता है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसे खुशी हासिल होती है। तो हमारे लिए भी ये खुशी का पल है कि हम इस काम में सफल हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में मेरे से कहा गया कि थोड़े से विचार व्यक्त करने हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने नोट किए, आप लोगों से साझा कर रहा हूं। ये मामूली बात नहीं है, और आज का जो दिन है ये अगले एक हफ्ते तक सेलिब्रेट किया जाना है, और सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं है। इसको ज़हन में रखने की जरूरत है कि महिलाओं का समाज में रोल क्या है। अभी तक जो आप सुनते हैं और जो देखते हैं उससे लगता है कि महिलाओं का कुछ कम महत्व है। वास्तविकता यह है कि वीमेन्स आर द चैंपियंस ऑफ चेंज। तो महिलाएं हैं जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, इसकी चैंपियन है। कैसे हैं? ये मेरी बात नहीं है, जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कहां-कहां, चाहे तो कारोबार के अंदर, चाहे तो ग्रामीण स्तर पर, चाहे तो जो लघु उद्योग है उसके स्तर पर, जहां जहां महिलाओं की भागीदारी हो रही है, तो अपने आप में जो परिणाम निकल के आते हैं, वहां से जो चीजें निकल के आती हैं वो देखने लायक है। किसी कार्य में महिलाओं की भागीदारी अगर मात्र 10% बढ़ती है तो उसका आउटपुट 70% तक बढ़ जाता है। मजाक हम लोग पहले भी करते थे, और शायद वही सोच हम लोगों की बनी हुई है कि दो व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 4 महिलाएं किस कार्य को क्या करेंगी, एक लतीफा बना रखा था हमने। हकीकत इसके उलट है। महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है, और वो जो डिवोशन है वो डिवोशन उसका कंट्रीब्यूशन चूंकि सोसाइटी में नहीं हो रहा था तो हम लोग पिछड़े हुए थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सशक्त समाज चाहिए तो हमें सशक्त नारी को सशक्त बनाना होगा। नारी जब सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा। ये एविडेंस है, बहुत सारे आंकड़े मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात आपको बता रहा हूं। ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, और ये आंकड़े हैं तमाम तरह की जो स्टडीज की गई है उसके अंदर, कि जब और जिस क्षेत्र में महिला की भागीदारी हुई है, महिला ने उसके अंदर भागीदार बनना शुरू किया है, जो एक बड़ी समस्या थी जेंडर इनइक्वालिटी की, वो स्वतः समाप्त होती चली गई, क्योंकि वो उसके अंदर भागीदार है। पहले वो पर्दे के पीछे थी, आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन जब वो आपके साथ में है, उसी सेम चैम्बर के अंदर है, तब आप उसके बारे में कुछ भी अलग सोचने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम अगर ऐसा सोचेंगे तो उसका क्या प्रभाव आएगा। तो डेफिनेटली चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे तमाम तरह के स्वास्थ्य सेवाएं हो, या इवन टेक्निकल जो चीजें हैं, आप देखिए सेना में और जगह पर भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वो बढ़ी है, वहां पर लैंगिक असमानता, जिसे जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, वो जो बड़ी समस्या थी, जिसके बारे में ऐसा लगता था कि शायद ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे केसेस आए इस तरह के, वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। और अब हम
जब यूएनओ ने और तमाम जो सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास का जो लक्ष्य जो 5 के 5th उसमें रखा गया है, उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि आप अगर महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है। और मुझे खुशी है इस चुनाव के अंदर भी मुझे देखने को मिला कि उसकी जो प्रतिभागिता है, उसके पार्टिसिपेशन को लेकर के, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ये इस बात का परिणाम है या प्रमाण है कि हम लोग महिला शक्ति को पहचान भी रहे हैं और ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि हम उनको मौका दे रहे हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही हैं। ये साफ एक रिपोर्ट में आया है, ये साफ है कि अगर अगले 10 सालों में हम महिलाओं की भागीदारी को मात्र 40% बढ़ा दें तो $7 अरब का अपने जीडीपी के अंदर जो है वो हम एडिशन कर सकते हैं। ये जो निकल के सामने आया है, तो क्यों ना हम उन सब को मेन स्ट्रीम में लेकर के चले। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन सूचनाओं को आपसे साझा करना जरूरी था, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ भी समाज में नहीं है या हमें कुछ भी नहीं करना। एक छोटी सी बात और मैं आपसे कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी लंबी हो जाएगी। बात यह है कि शिक्षा आपको संवेदनशील बनाती है और चिंतनशील भी बनाती है। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं और अगर आप में चिंतन नहीं आया तो आपका पढ़ना जो है वो किसी काम का नहीं है। संवेदना अगर आएगी तो अभी आपको 181 बताया, 1090 बताया, 1076 बताया, 108 बताया, 112 बताया, ये जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कोई अगर परेशानी में है उसकी आपको हेल्प करनी है तो जाहिर बात है अगर आप संवेदनशील हैं तभी तो उसकी समस्या को देख करके आपको महसूस होगा और आप उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो डेफिनेटली आप छात्रों को, चाहे विधि के हो, चाहे समाज कार्य विभाग के हो, चाहे कोई भी छात्र हो, किसी भी विषय का स्ट्रीम का हो, वो संवेदनशील तो होना चाहिए। अगर आप संवेदनशील हो जाते हैं तो विश्वास कीजिए समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम चीजों को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं, हम ये मानते हैं कि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन समाज आपको इतना कुछ देता है तो समाज के प्रति आपका दायित्व है और दायित्व का निर्वहन आप संवेदनशील होकर के उसके दुख दर्द को, परेशानी को समझ करके और न सिर्फ समझने का बल्कि उसके प्रयास के लिए अपने स्तर पर जो है उसके समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। आपको बताया गया कि हेल्पलाइन मौजूद है, वन स्टॉप सेंटर मौजूद है, नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, प्रभारी भी आपके सामने है। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ होगा। इसी के साथ में मैं डॉक्टर एम ए खान सर का भी थैंक यू करना चाहूँगी कि सर आपने महिलाओं की भागीदारी को लेकर इतने अच्छे विचार रखे और मैं नहीं मानती कि उसमें हमारे केवल विद्यार्थी ही लाभान्वित होंगे, कहीं ना कहीं हम भी लाभान्वित हैं। हमें भी वो सब आंकड़े देखने के लिए मिले, सुनने के लिए मिले जिससे कोई पॉइंट है तो ऐसा होगा जो हम ना जानते होंगे। और सर ने महिलाओं की भागीदारी की बात की, मैं मानती हूँ कि यदि सृष्टि के निर्माण का उत्तरदायित्व किसी को दिया गया है तो वो एक बेटी को दिया गया है, एक नारी को दिया गया है और वो बेटी कोई और नहीं, एक बहन होती
होती है, एक महिला होती है। तो सर, आपने वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास है और हमें इस बात से अवगत कराया। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं आज की प्रतियोगिताओं का। जैसे आपको पता है कि आज हमारे विद्यालय महाविद्यालय में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें पहली है स्पीच कंपटीशन और दूसरी है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जिसका विषय है 21वीं शताब्दी में भारत में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। हमारे जूरी मेंबर में डॉक्टर दीपसिंह मैम और मिसेस रतिका मैम हैं। आपको मैं प्रतियोगिता से संबंधित रूल्स बता देती हूँ, जिसमें मैक्सिमम टाइम है आपका 5 मिनट्स। आपकी जब 4 मिनट्स कंप्लीट होंगी तब आपको एक बेल बजेगी, अलार्म बेल, वार्निंग बेल, और जब 5 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आप एक लास्ट बेल बजेगी। यदि आप उससे ज्यादा बोलते हैं तो आप कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है, आपको पेपर यूज नहीं करना है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ, सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करती हूँ कि आप 5 मिनट के भीतर अपनी बात को कंप्लीट करें, अपने विचारों को कंप्लीट करें, ठीक। मीरा की वाणी है, कल्पना की उड़ान है। मीरा की वाणी है, कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा की दिक्पाल है। नारी की कोख से ही जन्मते हैं महान पुरुष, नारी की कोख से ही जन्मते हैं महान पुरुष, इसलिए नारी तू पुरुष से महान है, तू पुरुष से महान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने प्रथम प्रतिभागी फर्स्ट पार्टिसिपेंट को से कहूंगी कि आए मिस गुलफ्सा LLB फर्स्ट सेट। मिस गुलफ्सा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं गुलफ्सा LLB फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा आपके सामने हिंदी दिवस के इस अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस को 8 मार्च को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दुर्गा, मैं ही द्रौपदी हूँ। पर पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई, पर पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई। कभी हार गए जुए में, कभी अपनी परीक्षा दिलवाई, कभी हार गए जुए में, कभी अपनी परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझ पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझ पर आता है। फिर ना जाने क्यों इन काली अंधेरी सड़कों पर चलने से दिल मेरा घबराता है। मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। फिर राहों में, उन काली सड़कों की राहों में मुझे बिलखकर छोड़ दिया। फिर काली उन सड़कों पर राहों में मुझे बिलखकर छोड़ दिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार-तार कर डाला। फिर मर्यादा की उन सारी सीमाओं को तार-तार कर डाला और मुझे बिलखकर छोड़ दिया। मुझे बिलखकर छोड़ दिया। उन अंधेरे सड़कों पर मुझे बिलखकर छोड़ दिया। सब तुमको ही कहेंगे कि परिवार की बदनामी होगी, सब तुम पर ही उंगलियां उठाएंगे। क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इस भूल भुलैया में, ये सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई नहीं सोची जाती है। और सब कहते हैं कि तुम भूल जाओ, तब भूल जाओ, तब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये मत भूलो कि कल को ये अपराध आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बहन बेटियां भी हो सकती हैं इस अपराध में।
और अंत में यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं का सम्मान करें, उनकी मर्यादाओं को समझें, नारी का सम्मान करें। हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं अंतरा, LLB फर्स्ट सेम। अंतरा, Good morning to one and all. Myself Antara Sharma, LLB first sem. First of all, happy International Women's Day. Today we are celebrating the International Women's Day. I am extremely glad to be giving me an opportunity to deliver a speech on this International Women's Day. Today we are celebrating Women's Day. Is celebrated Women's Day on 8th of March. It sheds light on the great achievements of women in the whole world. It is necessary to equality of gender and social dignity. In the olden days, women were not allowed to out of the step to work for home, and they were not allowed to step out of the house to work. Now the today's society scene has lot of change. Now the women realize their strength to success to their society and the entire world. As you know, Kalpana Chawla, she was the first Indian descent to go to the space. She was the first woman Indian descent to go to the space. She was the कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, तो उनके लिए ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ आके खड़ा हुए, चाहे वो 2 मिनट बोले। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं बोल पाए, प्रयास है, लगातार करते रहना है। हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी है मिस बुशरा, BLLB फर्स्ट सेम। बुशरा, Good morning, chief guest and principal and teachers and all of my friends. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इसी के लिए मैं आप सभी को विश करती हूँ और इसी के बारे में आपको अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो आज की जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर हैं। आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने अपने योगदान को निभाया है और चाहे वो घर में रहकर परिवार को बच्चों का पालन पोषण करती है या बाहर जाकर नौकरी करती है, उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों समाज उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं देना चाहता जिसकी वो हकदार होती हैं। उन्हें हमेशा से ही समाज के दबाव के सामने दबना पड़ता है और पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती और अगर दी भी जाती है तो उनकी कुछ पहले ही शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वे कुछ नहीं बन पाती, आत्मनिर्भर नहीं हो पाती और हमेशा के लिए अपने पति पर निर्भर होकर रह जाती हैं। आज हमारा देश ये किस ओर जा रहा है। हमारा देश तो मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी
और लता मंगेशकर और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियों का देश है। हमारे देश में तो प्रतिभा पाटिल जैसी महिला ने भी राष्ट्रपति के पद को गौरवित किया है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। हमारी महिलाएं अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। इसे रोकने के लिए हमें महिलाओं को शिक्षित व जागरूक करना होगा। उन्हें शिक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। कुछ लोग उन्हें समझते हैं कि नारी तुच्छ होती है, इन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नारी पढ़कर क्या करेंगी। तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि नारी को शिक्षित कराएं। अगर वे नारी शिक्षित रहेंगी तो वे ससुराल में होने वाले शोषण को सामना कर सकेंगी। और आजकल नारियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं कि उनकी सुनकर भी रूह कांप जाती है। अगर नारी शिक्षित होगी तो वो इन अत्याचारों को नहीं सह पाएगी। नारी शिक्षित होगी। सरकार ने नारियों के लिए बहुत से राइट्स बनाए हैं, लेकिन नारी को पता ही नहीं है कि वो राइट्स उनके लिए हैं, क्योंकि वो शिक्षित और जागरूक नहीं है। जैसे राइट टू लीगल एड एंड राइट टू इक्वल पे, राइट डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब राइट्स को बनाया है, लेकिन नारी जागरूक नहीं है। नारी को पता ही नहीं है कि वे हमारे लिए राइट्स हैं, तो वो उन्हें यूज़ भी नहीं कर पाती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी नारी को शिक्षित व जागरूक कराएं। और आज का दिन मनाने का हमारा यही मकसद है, नारी को सशक्त कराना, नारी के सशक्तिकरण को बढ़ाना। और नारी अगर शिक्षित होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी के लिए नारी शिक्षित होनी चाहिए। कुछ लोग नारी को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार होती है। नारी सशक्त के लिए पुरुषों को भी अपना हाथ बटाना चाहिए। कुछ लोग नारियों को तुच्छ समझते हैं और उन्हें वो महिलाओं वाला सम्मान नहीं दे पाते। कुछ लोग नारियों पर तुच्छ समझकर अगर वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो तेजाब डाल देते हैं। उनके साथ बलात्कार वगैरह ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन महिला चुप रहती है। अगर महिला आवाज़ उठाएगी तभी तो उनके हित में फैसला होगा, लेकिन महिलाएं जागरूक ही नहीं है, इसलिए उन्हें सशक्त कराना चाहिए। आज हमारा ये प्रण नहीं है कि हम सिर्फ आज के दिन ये सब करें, हमें हर दिन ये करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त कराने के लिए हमें महिलाओं का साथ देना चाहिए। मैं पुरुषों से यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं का साथ दे, उनका सम्मान करें और उनकी रेस्पेक्ट करें। और लास्ट में मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आखिर नारी करती ही क्या है। सब कुछ करके भी कभी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। सब कुछ करके भी कभी कुछ नहीं कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। एक नारी होना इतना भी आसान नहीं। हमारी अगली प्रतिभागी है मिस भूमि अग्रवाल। मिस भूमि अग्रवाल, BLLB 7 से। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि इक्वालिटी कभी एक तरफ से नहीं आती। हम हर साल बहुत धूमधाम से वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, पर शायद ही किसी को याद होगा कि इंटरनेशनल मेंस डे भी आता है जो 19 नवंबर को होता है। एक नारी उठाती है घर की सारी जिम्मेदारी, वो होती है हर सुख सुविधा और सम्मान की अधिकारी। A gender equality is something where a man and female provide equal rights and can be themselves. A gender equality is something where a female and male both can celebrate equal rights without any hesitation and without any fear. हमारे देश में वुमेन्स की जो स्थिति है वह पहले
सालों से ऐसी होती जा रही है। A woman has a power to create, to nurture and to transform life. Women are magical. इंडिया में वुमेन्स का लिटरेसी रेट 65% है और वहीं मेल का 82% है। इतना बड़ा गैप हमें बताता है कि इंडिया को अभी डेवलपमेंट करने में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। ये बहुत बड़ा ब्रिज है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमको पार करना है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तब वह देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाएंगी। पहली बार 1847 में एक इंडियन एजुकेटर सावित्री बाई फुले जी ने वुमेन्स के ना पढ़ने के ऊपर आवाज उठाई थी और उनके इस मूवमेंट का असर इतना गहरा था कि लगभग 100 साल बाद इंडिया ने वुमेन लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और बहुत सारी फीमेल लीडर सामने आए। और आपको तो पता ही है कि कोई भी रिवॉल्यूशन या कोई भी बदलाव अकेले नहीं लाया जा सकता। उनका साथ दिया बहुत सारे मेल लीडर्स ने, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने। और उन्होंने महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद कर दिया और उनको आगे बढ़ाया। A woman rights is not a woman issue, it's a human issue. सोसाइटी की अगर हम दूसरी तस्वीर को देखें तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं है जो अत्याचार को सहन करती हैं, बल्कि पुरुष भी हैं जो बहुत सारे अत्याचार को सहन करते हैं और वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते, जिससे उनका लाइफस्टाइल पूरा खराब हो जाता है, यहाँ तक कि वह डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मॉलेस्टेशन जैसे क्राइम मर्दों को भी सहन करने पड़ते हैं और वह किसी को कुछ नहीं बता पाते। हमारी सोसाइटी सिर्फ वुमेन्स को ही दिखाती है, लेकिन बहुत बार आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जितने भी दहेज के और घरेलू हिंसा के इल्जाम मर्दों के खिलाफ लगाए जाते हैं वह 50% फेक होते हैं। अगर हमें समाज में इक्वलिटी लानी है तो हमें दोनों तरफ से प्रयास करना होगा। मेल और फीमेल होने से पहले हम इंसान हैं और इंसानियत हमें भेदभाव करना नहीं सिखाती। हमें अगर जेंडर इक्वालिटी चाहिए, हमें अगर जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो हमें सारे जेंडर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। इक्वालिटी के नारे लगा लिए, नारीवाद के झंडे लहरा लिए, हमको करना सब अलाउड है क्योंकि हम हैं छोरी छोरे। इक्वालिटी है पर डेट पे पैसे तुम ही दोगे। मैं गाली बकदू चलता है, तुमको मारू चलता है, झूठ बोलूं चलता है, मीटू पे झूठ बोलूं चलता है, दहेज के नाम पे इल्जाम लगाऊं चलता है, फिट हूं फिर भी तुझे उठा के सीट ले लूं चलता है। लेकिन ये 21वीं सदी है और अब ऐसा कुछ नहीं चलता है। फेमिनिज्म ने आज ये भी सिखाया, छोरियों को बेचारियां छोरियों ने ही बनाया। जिनको पढ़ना है वो पढ़ती हैं, पहाड़ अकेले चढ़ती हैं। कुछ है जिनको वाहनों के पल्लू ने छुपाया। कंधे से कंधा मिला के चलना है तो चलो ना। हमारे अगली प्रतिभागी हैं मिस अर्शी, BLLB फर्स्ट सेम। मिस अर्शी। बेटे बात नहीं करें, आप लोग सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अर्शी जहां और मैं BLLB प्रथम वर्ष की छात्रा हूं। मैं आपके सामने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संघ ने 8 मार्च 1947 को की।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रेम, प्रशंसा और उनके अधिकारों के प्रति करना है। नारी का जो है वो विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखें तो बच्ची की जो फर्स्ट टीचर होती है वो माँ ही होती है और वहीं से अच्छे संस्कार देती है। आप इतिहास को उठा के देखें तो माता जिंजाबाई ने शिवाजी महाराज को कितने अच्छे संस्कार दिए और काफी योगदान आप महिलाओं का देख सकते हैं। बछेंद्री पाल है, सरोजिनी नायडू है, कल्पना चावला है, काफी है, रजिया सुल्तान है जो भारतीय महिला मतलब ब्रिटिश शासिका है। 4 से 5 साल उन्होंने वीरतापूर्वक शासन किया और आप उस भारतीय महिलाओं की टीम को भी देख सकते हैं जो 4 महिलाएं थी और उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे लंबा हवाई मार्ग है उसके ऊपर से एरोप्लेन गुजारा जिसका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन शिवानी, कैप्टन आकांक्षा, कैप्टन पी थाइमिन। ये देखिए अपनी महिलाओं का कितना योगदान है। तो इसके लिए काफी अच्छा रिजल्ट है तो वो भी समान अधिकार मिलने चाहिए। और महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें शिक्षा दी जा रही है तो पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा पे ही ध्यान दें। हमारा रिजल्ट क्या है कि 100 में से 50% जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप शिक्षा को ध्यान नहीं दे पा रही हैं। वो वही काम कर रही हैं जिससे कि उनके माँ बाप को डर है। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले 10 या 5 साल का रिजल्ट जो होगा वो पिछले 30 साल के जैसा होगा। तो हमारा जो प्रयास है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आने वाली जो बेटियां हैं वो और भी ज़्यादा हमें देख के और भी ज़्यादा इमोशनल हो, मोटिवेट हो और अच्छा कार्यक्रम मतलब करें और आगे बढ़ें। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिए गए हैं जिसमें किसी भी धर्म, रंग, भाषा, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आवाज़ उठा सकती हैं महिलाएं भी अपने प्रति जागरूक हो सकती हैं और अगर उनके साथ कोई छेड़खानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है तो वुमेन पावर लाइन नंबर 190 में मिला हुआ है वो उस पर कॉल करें तो उनकी सहायता होगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक मोती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों मुद्दे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, लेकिन एक नारी ही काफी है घर को सुंदर बनाने के लिए। कितना बन सकते हैं? नेक्स्ट प्रतिभागी है रितु चौधरी, MSW फर्स्ट सेम रितु चौधरी। थैंक यू मैम। सभी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड मेरे साथी एंड ब्यूटीफुल ऑल महिला समाज सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खूबसूरत लम्हे के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि समय भी कम है और हमें बाध्यता है कि केवल 5 ही मिनट बोलना है। हम जानते हैं कि आज हमें यहाँ पर क्यों इकट्ठा है हम सब, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जैसे वैलेंटाइन डे है, रोज डे है, इसी तरह का कुछ एक डे है। लेकिन ये खास डे हमारे लिए क्यों है? क्योंकि इस डे के लिए महिलाएं अपनी जान दे चुकी हैं, अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं। ज़्यादातर महिलाओं ने बलिदान दिया है अपने अधिकार को पाने के लिए। वो अधिकार क्या है? अभी सभी ने इतना अच्छा भाषण दिया, इतना अच्छा बोला है। मैं नेशनल लेवल पर MD रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ, तो मैंने 10 साल दिए हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत में, तो ये मैंने सब फीलिंग की है। मैं कोई भाषण रट के नहीं आई हूँ और ना मुझे रटना आता है। जो मैंने फील किया है वही कुछ आप सबके सामने रख रही हूँ। महिलाओं का शुरू से ही गांव हो या शहर, चाहे पढ़ा लिखा समाज हो या अनपढ़ समाज, शोषण होता आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पुरुष हमारे समाज में उसकी सोच सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और सर्वोपरि है भी, क्योंकि हम उसी के अंदर में कार्य करते हैं। अगर हमने कहीं पर अपना फोन यूज ज़्यादा कर लिया तो हमको टोका जाएगा। अगर लड़का यूज करता है तो कोई नहीं टोकेगा। लड़की बाहर जाएगी, क्यों गई है, किस काम से गई है, लड़के को कोई नहीं रोकेगा। यहाँ जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए
और इस समाज में कोई और नहीं आएगा, भगवान नहीं आएगा, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि कोई आके हमसे ये कहेगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे। हम यहाँ सब इकट्ठा क्यों हैं? क्योंकि हम उस समाज से, भीड़ से अलग हैं। हम इसीलिए खास हैं। कुछ लोग सोशल वर्क से हैं, तो हमने सोशल वर्क कुछ सोच समझ के ही लिया है कि हम समाज में ऐसी जागृति, ऐसा आंदोलन लाएंगे कि हमारा समाज आगे जो हम पर बीत रही है वो हमारे बच्चों पर नहीं बीतेगी। ऐसी ही कुछ सोच रखकर हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं। आज अगर हम कुछ करते हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, संविधान लिखा गया है, ये भी लिखा गया है कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों में हमें अधिकार है कि हाँ महिला को 1/3% चुनाव का अधिकार है, सभी को पता है। लेकिन महिलाएं चुनाव तो लड़ लेती है, लेकिन उसकी सत्ता कौन करता है? पूरे गांव का जो अधिकार है वो कौन करता है? वो पुरुष करता है। महिलाएं घर में बैठी है, उनको ये नहीं पता कि हाँ तुम्हें करना क्या है, उनको ये नहीं पता कि हाँ कितनी समिति होती है और तुम्हें क्या कार्य करना होता है, कुछ भी नहीं पता। अगर किसी मीटिंग को अटेंड करना है तो वहाँ पर उनके पति जाएंगे या उनके परिवार में जो मेन होगा वो जाएगा, और उसको अपने अधिकारों का नहीं पता है। तो यही लेकर हमको समाज को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। और अगर हम सोच लाएंगे अच्छी खुद के अंदर, तो शायद हमारे समाज में जो आज NGOs हैं, मैम ने इतने सारे नंबर बताए हैं, उनकी कभी जरूरत ही ना पड़े, कोई पीड़ित ही ना हो। ऐसा सोचकर अगर हम अपने समाज में चलते हैं तो शायद वो क्रांति जरूर आएगी, वो हमारे लिए रोशनी का सूरज जरूर निकलेगा। इस आशा को अगर हम लेके चलते हैं तो आंदोलन यहाँ से ही शुरू होगा, हमारे क्लास में, हमारे कॉलेजों में चलेगा। तो सिर्फ 4 लाइनें जरूर बोलूंगी। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, एक दिन ये ताना बाना बदलेगा, एक दिन ये ताना बाना बदलेगा, एक दिन ये ताना बाना बदलेगा, एक सूरज जरूर निकलेगा, शायद ये जमाना बदलेगा। थैंक यू। हमारी अगली प्रतिभागी हैं मिस नमिता, BLLB फर्स्ट सेम। मिस नमिता। सुप्रभात आदरणीय महोदय, प्रधानाचार्य जी एवं मेरे समस्त पार्टी। मेरा नाम नमिता है, BLLB की छात्र हूँ। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं महिला दिवस बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी विश्व में हर साल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर। आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक हमारे देश की महिलाओं ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। फिर भी न जाने क्यों हमारे देश की महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जिसकी यह हकदार है। आज भी हमारे देश की महिलाओं को पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। आज भी हमारे देश की महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। आज भी बहुत से परिवारों में देखने को मिल जाएगा कि लड़कियों को शिक्षा बराबर नहीं दी जाती है। यदि शिक्षा बराबर दी भी जाती है तो उनकी शादी कुछ बढ़ने से पहले ही कर दी जाती है, जिस कारण हमारे समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं। नारी वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। हमारी अगली प्रतिभागी हैं मिस सबा नूर, BLLB 7th सेम। मिस सबा नूर। क्यों अक्सर भीड़ में मैं बिखर जाती हूँ, स्ट्रॉन्ग होते हुए भी मैं अक्सर डर जाती हूँ कि जब मैं खाना बनाना ही नहीं जानती, मैं प्रेजेंटेशंस भी सॉलिड देती हूँ। एजुकेशन मेरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने तुम्हारे पीढ़ी की समाज में
स्पेशल राइट्स का टैग लगाकर उसे ही नहीं भेजा था ऊपर वाले ने। स्पेशल राइट्स का टैग लगाकर उसे ही नहीं भेजा था ऊपर वाले ने। नाम अगर वो आगे बढ़ाता है तो इज्जत बेइज्जत नामी बदनामी मुझसे क्यों? एक दिन मैं भी कहूँ आजाद हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक, जेंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी कितनी है और कितनी नहीं, आप मेरी शुरुआती बातों से अंदाजा लगा चुके होंगे। खैर, बॉयज एंड गर्ल्स की इक्वालिटी पर तो बहुत ज्यादा बात होती है, बहुत कुछ लाया गया, वेंस टू डॉटर, डिजिटल, लाटो, मिशन शक्ति, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन सोसाइटी की एक ऐसी कम्युनिटी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और जो करता है वो जिल्लत महसूस करता है। बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जिसको मोस्टली हम हिजड़ा समाज, किन्नर समाज के नाम से जानते हैं, जिनको पैदाइश के कुछ दिन बाद ही फैमिली, रिलेटिव सबका सपोर्ट छूट जाता है। वो अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं हम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम नॉर्मल हैं, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है। वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दिया जाता, जॉब करनी है नहीं मिलती, पढ़ने नहीं दिया जाता तो फिर वो क्या करते हैं? वो नाचना गाना करते हैं, भीख मांगते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, छक्काम लीला, सो मैनी अदर्स नेम्स। इस तरह का बर्ताव करने का हक हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 to 18 डिनाई करता है हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। जेंडर इक्वालिटी मींस every person are equally treated in every stage of life. No one cannot deny him her rights. कुछ लोगों की बात करते हैं जिनमें कुछ करसानी का जज्बा था। पटियाला में रहने वाली गजल बताती है जब वो पैदा हुई तो वो एक लड़के के शरीर में पैदा हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिशात एक लड़की जैसी थी। उनको लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, उनके तरह रहना पसंद था। उन्होंने अपने 10 से 12 साल की उम्र में अपने फादर से बताया। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। उनकी सर्जरी हुई और एट द प्रेजेंट टाइम सबके सपोर्ट की वजह से, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, अब बिहाइंड द टीवी स्क्रीन शी इज अ वेरी सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई जेंडर आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, आप सब भी देखिएगा। सिमरन पारसी पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो जन्म से ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा हुई। इसी कारण सबका साथ छूट गया, उन्हें घर से निकाल दिया गया। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ कर जाने का जज्बा उनके दिल में था। लेकिन हर कॉलेज उन्हें धक्के मारकर निकाल देता था कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उन्होंने बाय डांसिंग की जॉब करी, पेट पाली, फीस जमा कर दी और फिर उन्होंने HIV NGO ज्वाइन करी। आज वो 13 स्टेट्स में HIV अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही। मैं मानती हूँ मुझसे ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कुछ बेटियों की। जब दूसरों की बेटियां तरक्की पर होती हैं तो हमारे बड़े बैठकर तालियां बजाते हैं, तारीफों के बुलंदे बांध दिए जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी है, मॉडेस्टी है, टैलेंटेड है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब अपनी बेटी के कुछ कर जाने की बात आती है तो वही बेटी हर रात अपने बड़े ख्वाब बुनती है, तोड़ती है, अपने संघर्ष के सफर में अकेले चलने की कोशिश करती है और जब अपने बड़ों का साथ चाहती है तो क्या मिलता है उसे? सिर्फ चुप्पी। और मजे की बात यह है कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। कहा जाता है हम तो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं, अनइक्वालिटी जैसी चीज ये दूसरों के यहाँ होती है, लेकिन हकीकत ये है होती हर जगह है, कहीं कम कहीं ज्यादा, बस पैमाने अलग अलग हैं। मैं मानती हूँ वो एजुकेशन, तालीम जब तक हमारी सोच, अखलाक, किरदार को ना बदल सके, हमारी तहजीब में चार चांद न लगा सके, तब तक महज सिर्फ कोई पेपर के ढेर के मारे अलमारियों में सभी हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। विवेकानंद जी कहते हैं हमारी सोच से हम बने हैं, शब्द साथी साथी अपनी सोच बदले, मोहब्बत इज्जत सबका हक है। हमारे अगली प्रतिभागी
हमारी अगली प्रतिभागी हैं मिस वंशिका। मिस वंशिका BLLB फर्स्ट। सुप्रभात आदरणीय महोदय प्रधानाचार्य, मान्य अतिथिगण, समस्त प्रवक्तागण एवं मेरे सहपाठियों। मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा BLLB प्रथम श्रेणी की छात्रा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं लैंगिक समानता के विषय में आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे देश भारत में लैंगिक भेदभाव का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। लैंगिक भेदभाव समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। भारत में पितृ प्रधान व्यवस्था दिखाई देती है, जिसके कारण महिलाएं लैंगिक भेदभाव का अधिक शिकार होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को निम्न समझा जाता है तथा लैंगिक भेदभाव का अर्थ है जहां स्त्रियों को न तो समान अवसर दिए जाते हैं और न ही समान व्यवहार किया जाता है। स्त्रियों को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है तथा उनका अपमान व शोषण किया जाता है। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन आदि क्षेत्र में ही किया जाता है। लड़के और लड़की में भेद का प्रमुख कारण लोगों की गलत विचारधारा है। लोग लड़कों को बुढ़ापे का सहारा, घर खर्च चलाने वाला और वंश को आगे बढ़ाने वाला समझते हैं, जबकि लड़की के विषय में ऐसा नहीं समझा जाता है। बेटी की पढ़ाई लिखाई में खर्च किए गए पैसे को पैसे की बर्बादी समझते हैं। हालांकि वर्तमान में बालिकाओं ने लोगों की संकीर्ण सोच को बदलने के लिए कार्य किए हैं, फिर भी पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाते हैं, जिसके कारण लैंगिक भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लैंगिक भेदभाव का प्रमुख कारण प्राचीन मान्यताएं और परंपराएं भी हैं। भारत में श्राद्ध और पिंडदान का अधिकार केवल पुत्र को ही प्राप्त है तथा अथर्ववेद के अनुसार स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार उसका जीवन केवल ना के बराबर ही रह जाता है तथा वह अपने जीवन का विकास नहीं कर पाती है, जिसके कारण लैंगिक असमानता और भी ज्यादा प्रबल हो रही है। इसलिए हमें जागरूक कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक धारणाओं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इससे स्त्रियों को सामाजिक धारणाओं से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान तुझे मिल जाएगा। और औरत बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, कि औरत बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है और सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। ये समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। जय हिंद, जय भारत। हमारे अगले प्रतिभागी हैं मिस्टर हिमांशु वत्स। हिमांशु वत्स BLLB थर्ड सेमेस्टर। It's really horrible and terrible for us, and it's a shame for other country. Today I have a very horrible fact that India was ranked 112 till 2020 in annual global gender gap index, but it slumps down instantly, and India comes at the 140 rank out of 156 countries in annual global gender gap index. Should we think that it is not horrible? It is really horrible that India comes at the bottom of this survey. After this, do we know the exact meaning of gender? Basically, gender is a term refers to the social, cultural attributes. It is nothing more than a biological symptoms or whatever like physical characteristics. In most of the communities,
in most of the communities, gender is only like gender equality in India. Gender equality in India is a fundamental human right and a tradition for peaceful and sustainable world. Should we know that what are the causes that women empowerment are declined day by day, and what are the causes that why gender inequality increases in India? I think that the main problem is unemployment, poverty, women illiteracy, social traditions and beliefs. Should we know that what are the main things? I think that women illiteracy, that if a man gets literate, then only an individual gets literate. But if a woman gets literate, then a whole family gets literate. I think it's my personal experience, and you all should know about it. And you all will find it anywhere. And after it, I want to share like what are the social traditions and beliefs. The things which are not going to accept in our society will make a social taboo and will make a social traditions and beliefs. It is nothing more than our thinking. There is nothing if we change our thinking for them. So after it, I will cover up the remaining genders because many of the people are giving a speech here and will think that there are only two genders here. Man and woman, but it's nothing. There are many more genders after that, man and woman. Even the Supreme Court of India recognizes that right to self-identify is a right for everyone. On 15th April 2014, Supreme Court of India says that recognize only two genders, male and female, is a violation of constitutional right. It's really a big amendment for us. After it, I want to share that there is a separate community which is also known as LGBTQ, which is also being discriminated by the people. So due to the shortage of time, I'm going to end my words with a line that every woman have a man, every she have a he, and every heroine have a heroine. Thanks a lot. Thank you for being patient with me. हमारी अगली प्रतिभागी है मिस अंजलि शर्मा, BLLB 9th सेम। मिस अंजलि शर्मा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर बोली, रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। और मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, प्रवक्तागण एवं मेरे ऊर्जावान साथियों, मैं अंजलि शर्मा कक्षा BLLB 9th सेमेस्टर की छात्रा हूँ तथा आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लैंगिक समानता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी से ही करूंगी कि उसका अर्थ क्या होता है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता का मतलब है कि जब स्त्री और पुरुष के मध्य कोई भेदभाव न रहे, उन दोनों को बराबर अवसर प्राप्त हो, चाहे चयन प्रक्रिया हो, चाहे कोई भी अधिकारों में उन्हें आगे बढ़कर हिस्सा लेने की बात हो। ये अगर आज के दौर में देखा जाए तो विद्यालय सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज का कि वहाँ न सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे अपितु पढ़ाने वाले शिक्षक में भी ये कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। लैंगिक समानता का सबसे बड़ा उदाहरण मैं शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों को मानती हूँ। घर में भी, मैं तो अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता कि मतलब असमानता की दृष्टि से मेरे जो पिता हैं वो हमेशा कहते हैं कि आगे बढ़ो, और मेरा भाई वो उसको हमेशा बोलते हैं कि तू घर में रह ले, तू घर का काम कर ले। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम, जैसा कि मैंने और लोगों का देखा कि स्त्री पुरुष ही सिर्फ हमारे संविधान में स्त्री पुरुष को ही नहीं माना गया है कि वो जेंडर की बात कर रहे हैं। तीसरा जेंडर यानी कि LGBT कम्युनिटी की बात की गई तो थर्ड जेंडर को भी हमारा संविधान इक्वल राइट्स देता है, जिसका हमने उदाहरण देखा है नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां थर्ड जेंडर को भी इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन की बात की गई है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसके जो इस बात का उदाहरण है कि हाँ, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर हाल ही की दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दे हों, चाहे वो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं जो है वो अशक्त रह गई हैं, वो सशक्त होती आ रही हैं। ऐसे कई प्रावधान हैं जो बनते रहेंगे और भविष्य में भी आते रहेंगे। और राजनीतिक प्रमाण के हिसाब से बात की जाए तो भारत बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक जो लैंगिक सूचकांक है उसमें भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। और ऐसे कई योजनाएं हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर्स, उनके हिसाब से हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। और किसी भी देश में अगर हम बजट की बात करें तो उसमें महिलाओं को सशक्त करने के अलग से धन आवंटन किया जाता है, जिसको जेंडर डिजिटिंग कहा जाता है। और ऐसे इसीलिए मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि समानता के इस युग में असमानता कहीं ना कोई, समानता के इस युग में असमानता कहीं ना कोई, स्त्री पुरुष या अन्य भी भेदभाव सही ना कोई। जय हिंद, जय भारत। हमारी अगली प्रतिभागी हैं मिस भावना, MSW फर्स्ट सेट। मिस भावना। आज के मुख्य अतिथिगण, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ पर महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज इस अवसर पर, इस मंच पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगी कि मत करना नारियों का अपमान, कि मत करना नारियों का अपमान, इसी के बल से तो जग चलता है, कि मत करना नारियों का अपमान, इसी के बल से तो जग चलता है और पुरुष भी जन्म लेकर इसी की गोद में ही पलता है। तो देखिए, आज के समय में महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, पर फिर भी ये समाज ना जाने क्यों इन्हें वो हक देने से इनकार करता है जिसके हकदार हैं। पर खुशी की बात यह है कि आज के समय में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। पर फिर भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके कदमों को रोकती हैं, इनके रास्ते में बाधा बनती हैं। अब देखिए, कुछ आज के समय में बहुत लड़कियां हैं जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती, अपनी गरीबी, अपने परिवार और गलत बातों की वजह से उन्हें अपनी कम उम्र में ही शिक्षा छोड़नी पड़ती है, जिससे वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, आगे नहीं बढ़ पाती, केवल घर के काम तक ही सीमित रह जाती हैं। अब देखिए, जैसे भेदभाव घर से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि बेटी है, इसे यहाँ मत जाने दो, ये नहीं कर सकती, इसे वहाँ मत जाने दो, घर से नहीं भेजना चाहिए, है ना। आगे है रूढ़िवादी सोच। जीवन के, दुनिया के बहुत ऐसे हिस्से हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं के लिए रूढ़िवादी सोच कायम है कि ये बेटी है, ये काम नहीं कर सकती, इसे घर से बाहर मत भेजो, ये बेटी है। अरे बेटी है तो बेटी क्या नहीं कर सकती, हर काम कर सकती है बेटी। आज पुरुषों से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने कदम जमा लिए हैं। बॉक्सिंग, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, पायलट, इन सभी में अपने कदम जमा लिए हैं और सफलता भी प्राप्त की है। तो देखिए, अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि बेटी को जितना हो सके उतना पढ़ाइए, जितना हो सके उतनी आज़ादी दीजिए, जितना हो सके उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार शिक्षित होंगे, 2 परिवार शिक्षित होंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं, हमें ये स्वीकार करना होगा कि अगर हमें अपने समाज, अपने देश को बेहतर बनाना है तो हमें महिलाओं का सम्मान करना होगा, उन्हें आगे बढ़ने देना होगा। तो अंत में
अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्तियां कहूंगी कि ऊंची लहरों की रवानी बन सकती हैं, ऊंची लहरों की रवानी बन सकती हैं, पर्वतों की चट्टानी बन सकती हैं, कि ऊंची लहरों की रवानी बन सकती हैं, पर्वतों की चट्टानी बन सकती हैं। और भैया महिलाओं से टक्कर ना लेना, अगर जिद पे आ गई तो झांसी की रानी बन सकती है। अंतिम में मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटियों को जितना हो सके उतना पढ़ाइए, जितना हो सके उतना आगे बढ़ने दीजिए। धन्यवाद। हमारी लास्ट प्रतिभागी हैं मिस श्वेता सरकार। श्वेता सरकार, MSW, 3rd सेट। हेलो सबको, एंड मैं थैंकफुल हूँ, पास लेके आओ। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका मिला है। एंड मैं श्वेता सरकार, MSW 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। एंड मैं कोई स्पीच रट के नहीं आई हूँ या फिर कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास में। मैं जस्ट यहाँ पे इंस्पायर होके कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है। ये कोई स्पेशल एक डे नहीं है कि हम इसी दिन को ही मनाएं। हमें अगर महिलाओं के राइट्स के लिए बात करनी है तो हमको हर एक दिन उनके साथ खड़े रहना चाहिए। कि अगर जैसे कोई लड़की है, अगर वो हमको बता रही है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई छेड़खानी करता है या फिर मेरे साथ कोई गलत बात कर रहा है, तो हम उस पर हंसना नहीं चाहिए कि हम उस पर हंस रहे हैं कि हाँ ये ऐसे बात कर रही है। आई थिंक इसके कपड़ों की वजह से इसके ऊपर इस टाइप की बातें हो रही नहीं। हम उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि वो क्या बात करना चाहती है, तो हम उसका मजाक ना उड़ाए, उसका साथ दे। एंड जो एक समलैंगिकता एक बात, जो एक टॉपिक जो है वो जस्ट टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मेरी सिस्टर है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी सिस्टर ने बायो इंजीनियरिंग की है, तो हमारे फैमिली में से भी, रिश्तेदारों में से भी बहुत लोगों ने मेरे पापा को बोला कि बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, इतना पढ़ा के क्या फायदा, आपका एक बेटा है उसको पढ़ाओ, उसके पीछे पैसे खर्च करो। बट मेरे फैमिली से ये बोला गया कि मेरी बेटी ये ना हो कि घर उसके ससुराल जाके बस रोटियां पकाए और बच्चे संभाले, ये ना हो। क्योंकि उसको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए और ये नहीं है कि उसका पति हमेशा उसका साथ दे। हो सकता है कि उसका हाथ पकड़ के बोले कि तेरा बहुत हो गया, तू अपना अलग देख ले। तब मेरी बहन कहाँ जाएगी, वो उसको कौन खाने के लिए देगा। तो इस वजह से ये ना सोचे कि बेटी जस्ट एक बोझ है कि हमको उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने और शादी करके उसको बस विदा कर देना है, ये ना सोचे। उसको पढ़ाई भी और उसका साथ भी दे, यहाँ तक नहीं ससुराल तक उसका साथ दे कि ससुराल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो कोई नहीं, हमने तेरी शादी कर दी, हमने तेरे से कोई मतलब नहीं। उसके जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक का हेडेक उसके माँ बाप को होना चाहिए। और मैं हर माता पिता से, मम्मी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप बस उसको ये ना समझाए कि बेटी तू शादी के बाद जाके कैसे सुख से उनको सुख दे या फिर अच्छे से रहे, ये ना सिखाए। ये भी सिखाए कि तेरे क्या क्या राइट्स है, तेरे क्या क्या अधिकार है। तेरे साथ अगर कोई टॉर्चर हो रहा है या फिर तेरा पति तेरे साथ कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है तो उसके कैसे कैसे राइट्स होते हैं, कैसे कैसे तुमको आवाज उठाना चाहिए, ये भी एक मम्मी को सिखाना चाहिए अपने बेटी को। एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी लास्ट में कि नारी के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। नारी तो कमजोर नहीं है, और नारी तो कमजोर नहीं है, आंखें खोल के तो देख, तू एक पे नहीं तू सब पे भारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के बारे में सभी बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, और इन सब विचारों से कहीं ना कहीं एक छात्रा है, MSW की स्टूडेंट है, उसका मन है कि वो छोटी सी पोएट्री वुमेन्स से रिलेटेड है, वो कहे एक गीत गाए। तो आए
और अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए, आज महिला दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को एक गीत के माध्यम से छोटा सा संदेश देना चाहूंगी अपनी बहनों के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, ओ कभी भूल कर भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये न भूलना भूल जहाँ पर वहाँ पर कांटे भी आते हैं, तूफान जहाँ पर वहाँ सन्नाटे भी आते हैं, तूफान जहाँ पर वहाँ सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। धन्यवाद।
मैंने बताया हम लोगों की कहाँ जाके कमी रह जाती है, जो हमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कंपटीशन, प्रतियोगिताएं, योजनाएं, सेमिनार आयोजित करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, जरूरत है हम सब मिलकर उसको सुधारें, प्रयास करें। और वो किसी एक के करने से नहीं होगी। जब तक सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात है इंसान, किसी भी व्यक्ति के अंदर मानवता का होना। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है, तो हम सक्सेस होने के हमारे चांस 98% तक बढ़ जाते हैं। हमारी दूसरी जूरी मेंबर में है मिसेस रतिका मैम। मिसेस रतिका मैम, तो मैं जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और भगवान होता है। वहीं जाकर वो अल्लाह और भगवान होता है। यदि तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, यदि तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये सच है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस रतिका मैम, प्लीज मैम। Thank you so much for giving opportunity, ma'am. Respected principal sir, my colleagues and all my dear students. जैसा कि आज आप सब जानते हो, इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये आ जाती है, हम कलेक्टिव हुए, आपने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स भी रखे हैं, लेकिन क्या महिला है तो आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हो? क्वेश्चन ये है, क्या आप कहीं ना कहीं एम्पावर वुमेन की जब बात करते हो तो क्या आपके पास है राइट? अगर आप राइट, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, ट्रांसजेंडर की बात करते हो तो क्या आप हैं? बताओ, आप मेरे को आंसर दीजिए। क्या आप अपने राइट्स के लिए वुमेन्स लड़ती हैं? गर्ल्स, आप स्टूडेंट्स हैं, कभी हो सकता है हरासमेंट हुआ हो या कहीं ना कहीं आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जैसे आपके आज चीफ गेस्ट ने बताया था। उसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी, एज ए वुमेन यू हैव टू वर्क हार्डर, एज ए वुमेन यू हैव टू वर्क हार्डर टू अर्न पीपल रेस्पेक्ट, टू अर्न पीपल रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? एक वुमेन को रेस्पेक्ट करने के लिए वर्क हार्ड करना होता है। अगर उसे रेस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले हार्ड वर्क करना होगा। वुमेन्स को हेल्पलाइन नंबर क्यों दिए गए? क्योंकि उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। 1098 है, 1076 है। For women, it is not access to finance that matter. It is the control of finance that empowers them. वुमेन्स को अर्न करना एक फाइनेंस जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सब में बड़ी बात है कि वुमेन्स कैसे कंट्रोल करती हैं। नारी सशक्ति के लिए सिर्फ कंट्रोल करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं, अपने राइट से आगे बढ़ना, ये सब में बड़ी बात आती है एक वुमेन्स के लिए। ठीक है, किसी भी समाज में, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक आपने सुना होगा कि वुमेन्स पढ़ेगी, एक विलेज की वुमेन स्टडी करती है तो उसका बेबी, उसका विलेज, उसका नेशन, उसका स्टेट स्टडी करता है। बट एक मैन स्टडी करता है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल मैन स्टडी करता है, ऐसा नहीं है वो अपने बच्चों को शिक्षित करता है। लेकिन आज के समाज में दोनों, मैन एंड वुमेन दोनों स्टडी करते हैं और आगे अपने समाज को शिक्षित करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत आभार आपका। अब आपके दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी, आपको बेसब्री से इंतजार है कि किसी हमें परिणाम हमारे सामने आ जाए। बस थोड़ा सा समय लेंगे और अब हम सुनेंगे गोपाल स्वरूप सर को, जो MSW के HOD है। प्लीज सर। मुझे लगता
चीजें समझते हैं कि नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, क्रिस्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी। प्लीज सर प्लीज। थैंक यू मैम। काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज समाज का विभाग और एक साथ में है। परम आदरणीय डॉक्टर परवेश सर, प्रिंसिपल ऑफ लॉ फैकल्टी, HOD सर, डॉक्टर राठौर सर, HOD मैम दीपशिका अग्रवाल मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर रितिका मैम, आप सभी लोग यहाँ पे आए, बच्चों के विचार सुने। दीपशिका अग्रवाल मैम ने बहुत अच्छी बात कही और ये बात भूलने लायक नहीं थी कि सोच को बदलिए। यदि आप सोच बदलते हैं तो आप दूसरे को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। अगर आपने अपने मन में यह ठान लिया कि आपको समाज, आपको राष्ट्र बदलना है, तो आपको एक विचार रखना होगा। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? यही प्रश्न आप मुझसे पूछिए। मैं बदलूंगा, सिर्फ मैं बदलूंगा, हम नहीं बदलेंगे। क्योंकि जैसे ही हमारा आंसर हम में होता है तो पीछे मुड़ के देखिए, आपके पीछे कोई नहीं है। अगर आप सोशल एक्शन के अंतर्गत, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत यदि आप कार्य करते हैं तो आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए, कारवां को जोड़कर रहे। अगर आप सोच नहीं बदलते हैं, सोच हम की है, तो पीछे आपको मुड़ के देखना होगा कि आपके पीछे कौन है। कोई नहीं। आपको जॉब मिलती है, आपकी शादी होती है, तो कोई नहीं है। नाचने गाने वाले चले जाएंगे, पर आप अकेले ही जाएंगे। चलिए, इस टॉपिक पे तो बहुत बातें हो गई हैं वुमेन्स राइट्स पर। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को हट के बात करना चाहूंगा। मीडिएशन, लॉ फैकल्टी में बैठे हैं तो इसमें समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी हैं, लॉ के भी विद्यार्थी हैं, तो शायद थोड़ा सा जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो गंभीरता से सुनिएगा। 2014 में कार्टूज एंड कार्टूज इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो ऐसी विषम परिस्थितियां थी 2014 में तो 498 के मुकदमे, एक लड़की बस थाने जाने की देर थी बस, और उधर जो SHO, SI, थानेदार, इंस्पेक्टर, यहाँ मौके सभी लोग बैठे हैं, सबको पता भी है। बस वो चाहता था कि कोई लड़की आए तो सही, बस थोड़ा सा रो जाए। रिपोर्ट तो मैं लिख दूंगा और 20 लोगों की रिपोर्ट लिखूंगा। ऐसा है ना सर? पूरा परिवार महाराष्ट्र में बैठा हुआ उसका चाचा का बेटा, उसे जमानत कराने के लिए बिजनौर आना पड़ेगा, जबकि वो नौकरी करता है, जबकि वो नौकरी करता है। हम राज्यों की जो स्थापना हुई है, वो राज्यों की स्थापना या राष्ट्र जो है वो इसलिए है कि उसमें कल्याणकारी योजना का पदार्पण हो सके और योजनाओं के साथ साथ में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सरकार को लगा
कि ये गलत हो रहा है। लेकिन ये कब लगा? जब कार्टूज एंड कार्टूज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने एक रिसर्च की और पाया कि 498A के लगभग 95% केस फर्जी हैं। क्या राठौर साहब मैं गलत कह रहा हूं क्या? 95% 498A के मुकदमे फर्जी हैं और जो 5% वास्तव में जो शोषित पीड़ित महिला थी उसके साथ जरूरत से ज्यादा अन्याय हो रहा था। आज अगर हम बात करें समानता की, दोनों ही चीजों को लेकर चलूंगा मैं, समानता और मध्यस्थता। समानता की बात करें तो आप अपने जस्ट पीछे देख लें, मुझे तो सब नारी ही नजर आ रही है। डाइस पे देख लें, मुझे तो सब नारी ही नजर आ रही है। इस पूरे सेमिनार हॉल में देख लीजिएगा तो यहाँ फीमेल प्रोफेसर शायद दिखाई दे जाए, नहीं तो फीमेल प्रोफेसर। और ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जिस प्रकार ये किसी की बेटी या किसी की बहन है, ये भी तो हमारी बहन ही है, क्योंकि विचार है हमारा। और महिलाओं से एक बात कहना चाहूंगा, महिला की ही दुश्मन है। यहाँ पे अगर कोई भी महिला जो प्रोफेसर है, अगर कोई भी प्रोफेसर महिला अगर आपके साथ में जो आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने आपकी भरपूर मदद की, सेवा की, तब जाके आपको एक पद मिला, आपको सम्मान मिला। देखो अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह। जब मैं घर से चलूं तो अपनी बहन का फोटो देख के चलूं, उसे देख के चलूं, उसका चेहरा देखूं, और जैसे ही पूरे समाज में घूमता फिरूं तो जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो उनको एक रिश्ते के तौर पे उसे देख लिया जाए। कभी कोई घटना घटित नहीं होगी। एक लड़की अगर मेन रोड से अपने गांव की दूरी जो केवल 300 मीटर या 400 मीटर है, वो उतरने के बाद अपने भाई को फोन करती है कि मुझे लेने के लिए आते थे। इस दुनिया का कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के, कोई दुनिया का ऐसा लड़का नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के आपको छेड़ दे। अगर हो तो बता दीजिएगा। ये आपने सोच लिया है, आप अपनी सोच बदल लो। आप कमजोर नहीं हो। अगर आप कमजोर होते तो आप लॉ और समाज कार्य की डिग्री लेने के लिए आप यहां नहीं आते। आपको सशक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सोच बदलनी है, और जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना। ये जो अधिकार जो उल्लंघन करते हैं, वहीं से मीडिएशन शुरू होता है। आज भारत सरकार ने, पहले तो रिपोर्ट दर्ज हुआ करती थी थाने में, अब वो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी आपकी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आपका परिवार विघटित हो। तो सरकार अच्छा सोचती है ना, लेकिन आप क्या सोचते हो कि वो पिक्चर दिखाने नहीं ले गए तो मैं थाने जा रहा हूं। ऐसा ही है ना? तो आप ऐसा ना सोचिए। तो वो रिपोर्ट एसएचओ, एसआई, इंस्पेक्टर आपको महिला थाने भेजेगा। किसके लिए? मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए। वहां समाज कार्यकर्ता होंगे, लीगल एडवाइजर होंगे, वो आपको, लड़की को, लड़की के हस्बैंड को, उसके परिवार वालों को, सबको बुलाएंगे और मीडिएशन करेंगे। वो चाहते हैं कि आपका परिवार खराब ना हो। खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। 2009 में आगरा सिविल कोर्ट में मैं एज ए काउंसलर था। उसके तुरंत बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने कुछ
कुछ माह मैंने प्रैक्टिस की, मैंने बहुत महिलाओं को देखा सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेके आज उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। जीता कौन है? एक पक्ष आप सोचते हैं कि लड़की जीत गई या लड़का जीत गया, जीतता कोई नहीं है, हारते दोनों हैं। जीतता है तो सिर्फ वकील, सिर्फ वकील, क्योंकि उसने आपसे फीस ली है आपके केस बनने के लिए। और जीतने के बाद भी आपको मिला क्या? आपकी 25 साल की उम्र में शादी हुई थी और 38 साल की उम्र में आपको एक न्याय मिला, और देर से मिला हुआ न्याय न्याय के काबिल नहीं होता है। देर से मिला हुआ न्याय न्याय के काबिल नहीं होता है। आपने 25 साल से लेकर 38 साल तक लगभग 13 साल मानसिक तनाव इस प्रकार से गुजारे कि अपने साथ साथ अपने परिवार को भी। अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, स्पेशली लड़का और लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है, आप कोशिश करें कि आप लोग एक दूसरे को समझें। रही बात सम्मान की, तो कोई किसी को बेइज्जत नहीं करता है। सम्मान देने से आपको सम्मान मिलता है। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये वुमेन्स डे कभी ना मनाया जाए, क्योंकि महिला का एक दिन नहीं है, महिला के 365 दिन है। क्योंकि वो वही महिला है जिसने मुझे, मेरी माँ ने 9 माह गर्भ में रखकर तब मैं दुनिया में आया, तो उसे अब भगवान तो खैर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए उससे बड़ा कोई भगवान है जिसने मुझे जीवन दिया। और ये जो महिला है, आप इसे पूजिए मत, आप इसे पूजिए मत, आप इसे सम्मान दीजिए। इसे प्यार की जरूरत है, इसे चीजों की जरूरत है। चीजें खराब हो जाएंगी, प्यार अच्छा बन जाएगा। थैंक्स, मुझे डैश पे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, परवेश सर का धन्यवाद देता हूँ, और लॉ डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद। सेकंड है मिस्टर बिलाल, मिस्टर बिलाल। And first, Sabanur, Miss Sabanur, JLP 7th. अब समय है हमारी दूसरी प्रतियोगिता जो स्पीच कंपटीशन, उसमें फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है हिमांशु वत्स, BLLB 3rd सेम, हिमांशु वत्स। सेकेंड है मिस भावना, MSW 1st सेम, मिस भावना। And first, Miss Anjali Sharma, BL 7th. Miss Anjali Sharma, a big hand.
भाव रहे हमारा कि सभी के जीवन में खुशियां आए। जिस तरह से पति के लिए त्याग, संतान के लिए ममता, दुनिया के लिए दया और जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली नारी है, उसी तरह से पुरुष मन में भी ऐसे ही भाव हों।